हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में अपनी यूनिट सेकंड में और चैप्टर सेकंड में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, यानी कवकों की प्रजनन विधि। देखिए, जो फंजाई होते हैं उनकी प्रजनन विधियां जो होती हैं वो हमारी कई प्रकार से होती हैं, जिसमें हमारा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन और हमारा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ये सारी प्रजनन विधियां हैं किसकी? कवकों की, यानी ये फंजाई की। आज हम इसी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका रिप्रोडक्शन है फंजाई का, उसमें जो प्रजनन विधियां हैं उसको 3 विधियों में बांटा गया। वो हमारी 3 विधियां कौन सी थी? कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब देखना ये है कि ये जो तीनों विधियां हैं इसमें भी इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां हमारी आती हैं, यानी इसको कितने कितने भागों में बांटा गया है। जिसमें सबसे पहले हम लेंगे अपनी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन को। देखिए, जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसे 6 भाग में बांटा गया है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले भाग की, जो है बाई फ्रेगमेंटेशन, यानी हम इसको हिंदी में कह सकते हैं खंडीभवन या विखंडन। देखिए, ये फ्रेगमेंटेशन आप लोग बीएससी प्रीवियस के स्टूडेंट्स हो, अभी आप आगे जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें मोस्टली आपका ये फ्रेगमेंटेशन ज़रूर आएगा, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए पहले कि ये फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन हम किसे कहते हैं। देखिए, जो विखंडन होता है यानी फ्रेगमेंटेशन होता है कि जब थैलस का कोई भी भाग, कोई भी सिरा अपने किसी भी हिस्से से टूटकर अलग हो जाता है तो एक नए थैलस का निर्माण करता है। इसी को हम कहते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन या विखंडन या फिर खंडीभवन। आइए अब हम एक एक भाग की विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। पहला भाग हमने आपको बता दिया कि बाई फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन क्या होता है। अब हम जो है दूसरा भाग देखेंगे कि बाय फ्यूजन। देखिए, ये कैसा होता है। देखिए, हमने आपको बताया कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है किसका? फंजाई का, उसे 3 विधियों में बांटा गया। वो 3 विधियां हमारी कौन कौन सी थी? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि इसे कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों। सबसे पहला था हमारा बाई फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे थैलस या अगर कवक को देखें तो कैसे उसके जो फिलामेंट होते हैं, जो सूत होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, टूट जाता है और अनुकूल दशाओं में प्रत्येक टुकड़ा अंकुरित होकर एक नए कवक सूत्र को जन्म देता है। तो ये हुआ हमारा बाय फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन द्वारा। अब दूसरा जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो है बाय फ्यूजन यानी विभंजन द्वारा। एक था विखंडन और दूसरा है विभंजन। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो हमारा इस प्रकार का वेजिटेटिव जो जनन होता है वो मुख्य रूप से कोशिकीय कवकों में पाया जाता है। वो कोशिकीय कवक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ईस्ट है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है? कोशिकीय कवक है। अब देखिए, इस विधि के
अंतर्गत क्या होता है कि इस विधि में जो सेल होती है पहले लंबाई में बढ़ती है और लंबाई में बढ़ने के बाद फिर वो क्या करती है कि संकुचन के द्वारा बीच में ट्रांसफर वॉल के द्वारा 2 डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है। एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं कि बाय फिजन क्या होता है। तो देखिए बाय फिजन किस प्रकार से होता है कि इस जनन के अंदर जो मुख्य रूप से होता है वो एक कोशिकी कवकों में पाया जाता है। एक कोशिकी कवक हमारे कौन से होते हैं, जैसे ईस्ट है, हमारा बैक्टीरिया है, ये सब कैसे हैं, एक कोशिकी कवक। तो इसमें क्या होता है कि जो इनमें सेल होती है ये पहले लंबाई में बढ़ती है और लंबाई में जब बढ़ जाएगी तो उसमें संकुचन होगा। जब उसमें संकुचन हुआ तो बीच वाला जो हिस्सा होगा उसमें क्या होगा, अनुप्रस्थ भित्ति जो उसकी ट्रांसफर वॉल होती है वो 2 डॉटर सेल में विभाजित हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं बाय विभंजन यानी विभाजित होना। अब देखिए जो थर्ड है हमारा वो है बडिंग। बडिंग होता है क्या, बडिंग हम कहते हैं मुकुलन, यानी कि इस विधि से कोशिका में छोटा सा उभार उत्पन्न हो जाता है। जो उभार कैसा होता है, बर्ड के आकार का होता है और ये बर्ड क्या होती है, ये बर्ड एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बनते चले जाते हैं और जो अंकुरित होकर एक नए कवक को जन्म देते हैं। तो ये हमने आपको बताया बडिंग यानी मुकुलन कि छोटा सा उभार हो गया और उभार कैसा हमारा हुआ, बर्ड के मुकुल के द्वारा मुकुल जैसा हुआ। अब ये कैसा होगा, श्रृंखलाबद्ध तरीके से बनते चले जाएंगे और बाद में अंकुरित होकर एक नए कवक को जन्म देंगे। अब देखिए अब फोर्थ हम आते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, स्पांस। अब देखिए जो हमारा देखिए लुधियाना है, जैसे पटियाला है और हमारा फ्रांस है, इसमें क्या होता है जो मशरूम के जो कवक सूत्र होते हैं तो घोड़े की जो लीद होती है उसमें मिलाकर उपले बना लिए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो वेजिटेटिव रूप से अंकुरित होकर नए कवक सूत्रों को जन्म देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पांस। नेक्स्ट हमारा होता है क्या, स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम क्या होता है कि जब हमारी अनफेवरेबल यानी विपरीत परिस्थितियों में जो कवक सूत्र होते हैं उनमें संचित भोजन यानी जो वो फूड बनाते हैं उस फूड को स्टोर करते हैं, तो संचित भोजन जमा करके क्या बनाते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। कौन से टिश्यू का, स्यूडो पैरेन्काइमेट्स टिश्यू। लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स में लिख रहे हैं तो स्यूडो पैरेन्काइमेट्स टिश्यू का निर्माण करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आपके जो परमानेंट क्या कहते हैं जो ऑर्गन होते हैं जो स्थायी अंगों की तरह ये उसका व्यवहार करने लगते हैं और अनुकूल दशाओं में अंकुरित होकर नए कवक सूत्रों को जन्म देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आया क्या, राइजोमॉर्फ। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमारा राइजोमॉर्फ क्या है कि देखिए क्या होता है कि जो पिछले स्क्लेरेटम में हमने देखा कि जो ऑर्गन्स थे और वो क्या करेंगे, जो वेजिटेटिव सेक्स ऑर्गन की तरह वो व्यवहार करते हैं और अनुकूल दशाओं में यह अंकुरित होकर नए कवक सूत्रों को जन्म देते हैं। तो देखिए ये सारे हमारे कैसे थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट थे कि किस तरीके से उनमें कायिक जनन होता है। कुछ तो विखंडन द्वारा होता है, कुछ बर्ड के जो है रूप में होता है, कुछ हमारा कैसा होता है कि वो ऑर्गन्स जो है हमारे बनते हैं जो सेक्स ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसे आपको 6 भागों में बताया गया, यानी 6 विधियाँ उसकी बताई गई कि जो कायिक जनन होता है वो किस किस प्रकार से हमारा होता है। अब देखिए अब हम कायिक जनन के बाद देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी अलैंगिक जनन कैसे होता है।
अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो हमारी 6 विधियां थी। अब देखिए जो हमारा एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन है उसमें हमारी 10 विधियां हैं, 10 प्रकार लिए गए हैं। आइए तो अब हम उन एक एक विधि को जो है समझते हैं कि कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें, फंजाई में। आइए देखते हैं। देखिए मैंने आपको वेजिटेटिव बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको बताया ना अलैंगिक विधियाँ। अलैंगिक विधियाँ क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग इंटर के भी स्टूडेंट, आप लोग ने इंटर में भी पढ़ा होगा कि जो अलैंगिक विधियाँ वो क्या होती है, जो नए जीवधारी की उत्पत्ति होती है तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जो किसके द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा होता है। और स्पोर्स कैसे होते हैं? कोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। और ये क्या करते, ये बाह्य और आंतरिक रूप से उत्पन्न होते हैं, जो एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर में विभाजित किए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखिए जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो हमारा फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले होता है ऊडिया यानी सूत्र बीजाणु निर्माण द्वारा। आइए अब हम इसको पहले समझते हैं कि ये क्या है, सूत्र बीजाणु निर्माण द्वारा। देखिए क्या होता है कि जो हमारे फूड मटेरियल होते हैं तो क्या होता है कि उनकी प्रचुरता के कारण जो कवक की प्रजातियां होती हैं उनमें जैसे म्यूकर होता है और आपका कायिक कवक होता है, फिलामेंट्स होते हैं, वो छोटे छोटे गोलाकार टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सूत्र बीजाणु कहते हैं। और यह बीजाणुओं की तरह व्यवहार करते हैं और व्यवहार करने के साथ साथ ये क्या करते हैं कि जब इनको इन्हीं के अनुसार अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो वो एक नए बीजाणु का निर्माण करते हैं। यानी ये तो हमने जाना किसके बारे में? सूत्र बीजाणु निर्माण के बारे में, कि कैसे हमारे फिलामेंट्स बने और ये फिलामेंट्स जो है किस प्रकार से हमारे नए कवक को जन्म दिया। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा पिक्निडियोस्पोर्स फॉर्मेशन। आइए अब हम इसको समझते हैं। देखिए जो हमारा सेकंड कौन सा है? सेकंड है हमारा कोनिडिया। पहला था हमारा ऊडिया यानी सूत्र बीजाणु निर्माण द्वारा और दूसरा है हमारा कोनिडिया। आइए जरा इसको समझ लेते हैं। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये कोनिडिया जो है ये आपका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अभी तक जो बच्चे फर्स्ट ईयर के रह चुके हैं, आपके जो सीनियर थे, तो एग्ज़ाम में इस पर आपका कोनिडिया के ऊपर शॉर्ट नोट ज़रूर लिखने को आता है, दिया जाता है शॉर्ट नोट। तो इसको ध्यान से आप समझिए और जो है समझिए कि क्या होता है कोनिडिया का फॉर्मेशन। आइए देखते हैं। देखिए जैसा कि हमने आपको सबसे पहले बताया सूत्र बीजाणु निर्माण, अब हम आपको बताएंगे कोनिडिया। तो देखिए जो आपका कोनिडिया है उसमें क्या होता है कि देखिए यह एक प्रकार का कैसा होता है? नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, यानी अचल बीजाणु जिसमें कोई भी मोटाइल यानी गति नहीं होती है। जो क्या होते हैं? बाह्य रूप से कैसे होते हैं? अकेले या श्रृंखलाओं में उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए ये जो कोनिडिया होता है ये आपका कैसा होता है? एक नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, यानी जिसमें कोई भी गति नहीं होती है। और ये बाह्य रूप से कैसा होता है? अकेले होता है और श्रृंखलाओं में उत्पन्न होता है। अकेले ये फाइटोप्थोरा में और श्रृंखला में ये पेनिसिलियम है, एस्परजिलस में उत्पन्न होता है। देखिए जब कोनिडिया निर्माण का समय होता है तो क्या होता है? जो फिलामेंट होते हैं ये क्या होते हैं? वो रूपांतरित होकर जो कोनिडियोफोर का निर्माण करते हैं। यानी जो फिलामेंट हमारे हैं वो क्या करेंगे?
कोनिडियोफोर का निर्माण करेंगे। और ये जो हमारी कोनिडिया होती है ये क्या करती है, इसमें बार बार यानी कई बार इसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर क्या करती है, द्वि यानी बाइफ्लैजिलेटेड। यानी बाइफ्लैजिलेटेड क्या होता है, जिसमें दो फ्लैजिला हों, तो दो फ्लैजिला युक्त नाशपाती के आकार के यानी पियर शेप्ड जल बीजाणु का निर्माण करते हैं, और जो क्या होते हैं, जो अनुकूल दशाओं में अंकुरित होकर एक नए कवक को जन्म देते हैं। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, कोनिडिया के बारे में। फर्स्ट ईयर आप ध्यान रखिएगा, इससे आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है। अब देखिए, अब हम अपना थर्ड डिस्कस करेंगे जो है ज़ूस्पोर्स, यानी कि जल बीजाणुओं के द्वारा। आइए तो इसको भी समझते हैं, क्या है ज़ूस्पोर्स। देखिए, सबसे पहले जो हमारे ज़ूस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं कि जो हमारी अनुकूल परिस्थिति होती है यानी फेवरेबल कंडीशन, उसमें क्या करते हैं, जो फिलामेंट होते हैं तो वो कवक सूत्रों के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको क्या करते हैं, संघनित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और अपने चारों ओर एक मोटी सेल वॉल संश्लेषित करते हैं और ज़ूस्पोरेंजियम की तरह व्यवहार करते हैं। और इसमें बार बार क्या होता है, इसमें बार बार समसूत्री विभाजन होता है और ये विभाजित होकर प्रोटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स बना लेते हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्मिक जब फ्रैगमेंट्स बना लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये भी कैसे होते हैं, नाशपाती के आकार के होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और क्या करते हैं कि जब इन्हें अपने अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तब ये अंकुरित होकर एक नए थैलस को जन्म देते हैं। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, अपने थर्ड विधि पढ़ी, कौन सी, ज़ूस्पोर्स यानी जल बीजाणुओं के द्वारा। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी फोर्थ फॉर्मेशन, किसके द्वारा, एंडोस्पोर्स के द्वारा। आइए अब हम इसको भी समझ लेते हैं, एंडोस्पोर्स क्या है। देखिए, जो हमारा एंडोस्पोर्स होता है, एंडोस्पोर्स को हिंदी में कहते हैं हम अंतः बीजाणु निर्माण द्वारा। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कुछ कवक जैसे कि राइजोपस हैं, म्यूकर हैं, एल्बिको हैं, तो ये क्या करते हैं, कवक जाल विशेष प्रकार के जो है कवक सूत्र उत्पन्न करते हैं। तो जो ये विशेष प्रकार के कवक सूत्र उत्पन्न करते हैं इनको हम कहते हैं बीजाणु धानीधर। इसके अंदर क्या होता है, जब जीव द्रव संघनित होता है तो क्या करता है कि बार बार इसमें विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और विभाजित होकर ये क्या करेगा, फ्लैजिला रहित यानी नॉन फ्लैजिलेटेड, कोई भी फ्लैजिला नहीं होगा, और ये एक नॉन मोटाइल यानी जो हमारा अचल बीजाणु है उसका निर्माण करेगा, यानी उसमें कोई भी गति नहीं होगी। और उसका निर्माण करने के बाद जब इसके अनुकूल की परिस्थिति आएगी तब ये उसे अंकुरित होकर एक नए थैलस के निर्माण में सहायक होगा। तो ये हमने देखा एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन के द्वारा। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ फॉर्मेशन जो है क्लेमाइडोस्पोर्स फॉर्मेशन। आइए अब हम इसको विस्तार से समझते हैं कि क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा क्लेमाइडो फॉर्मेशन है क्या होता है कि ये हमारे कैसे होते हैं, एक कोशिकी यानी यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल ये स्टोर करते हैं उनको जमा जो है प्रचुर मात्रा में
जमा करती हैं और एक मोटी कोशिका भित्ति को संश्लेषित करती हैं, जो कैसी होती है, गहरे रंग की होती है और अनुकूल दशाओं में क्या करते हैं, अंकुरित होकर ये एक नए थैलस को जन्म देते हैं। तो ये हमने 5 विधियां पढ़ी। अब हम आते हैं अपनी 6 विधि पर, जो है पिक्निडियोस्पोर। देखिए जो आपका 6 है पिक्निडियोस्पोर, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में, इसमें भी आपका शॉर्ट नोट आता है। देखिए मैं आपको जो पढ़ाऊंगी उसी के साथ साथ ही मैं आपको ये बताती रहूँगी कि क्या क्या अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे आपको किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। तो पहला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया क्या था, कोनिडिया, और दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट है पिक्निडिया। इस पर आपका शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। आइए अब हम इसको समझ लेते हैं कि पिक्निडिया क्या है। देखिए जो हमारा पिक्निडिया स्पोर्स फॉर्मेशन, तो क्या होता है कि जो हमारा पक्सीनिया ग्रैमिनस का संक्रमण होता है, तो उस संक्रमण से जो बारबेरी की पत्ती होती है वो कैसी होती है कि कप के समान संरचना को बना लेती है। फिर से देख लीजिए, जो पक्सीनिया ग्रैमिनस का संक्रमण होता है तो उस संक्रमण से जो बारबेरी की पत्ती होती है वो कप यानी कप के समान संरचनाएं बना लेती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिक्निडिया। अगर आपसे कहीं पूछा जाए पिक्निडिया क्या होते हैं तो आप समझ गए ना कि पिक्निडिया किसे कहते हैं, कि पक्सीनिया ग्रैमिनस के संक्रमण से बारबेरी की पत्ती में कप के समान जो संरचना बन जाती है उसे हम कहते हैं पिक्निडिया। तो जो कोनिडिया के समान एसेक्सुअल स्पोर का निर्माण करते हैं। अब ये कोनिडिया के समान एसेक्सुअल स्पोर्स का जो निर्माण करते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पिक्निडियोस्पोर्स। तो यही हमारे कहलाते हैं पिक्निडियोस्पोर्स। और यही पिक्निडियोस्पोर्स क्या करते हैं कि जब इन्हें अपने अकॉर्डिंग अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ये अंकुरित होकर एक नए थैलस को जन्म देते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे बेसिडियोस्पोर। तो देखिए जो बेसिडियोस्पोर्स है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपके शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं बेसिडियोस्पोर से। आइए इसको समझ लेते हैं बेसिडियोस्पोर्स को। देखिए जो आपका बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है कि जो बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के स्पोर्स होते हैं, ये कौन, बेसिडियोस्पोर्स। कैसे होते हैं, क्लब शेप यानी मुग्धाकार होते हैं। बेसिडियम के निर्माण के बाद छोटे से विकसित होते हैं और प्रत्येक बेसिडियम 4 बेसिडिया बीजाणु का निर्माण करते हैं। और ये चारों क्या करते हैं, ये चारों जो है निर्माण करने के बाद ये अनुकूल दशाओं में एक नए थैलस को जन्म देते हैं। तो ये था हमारा बेसिडियोस्पोर्स फॉर्मेशन के बारे में। अब हम अपना 8th फॉर्मेशन देखेंगे, एस्कोस्पोर्स। ये भी आपका कैसा है, ये भी देखिए आपका इम्पोर्टेंट है, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन। आइए अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए जो आपका एस्कोस्पोर्स फॉर्मेशन है इसमें क्या होता है कि ये कैसे होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल यानी अचल बीजाणु होते हैं। इनमें आपकी कोई भी गति नहीं होती है, जो एस्कोमाइसीटीज वर्ग में पाए जाते हैं और ये एस्कस के अंदर बनते हैं। अब क्या होता है कि देखिए एस्कस के अंदर बनते हैं और एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स विकसित होते हैं और जो अपनी अनुकूल दशाओं में अंकुरित होकर नए कवक सूत्र को जन्म देते हैं, जैसे कि हमारा क्या होगा, ईस्ट। तो ये हमने आपको बताया एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन। अब हम अपना 9th पार्ट देखेंगे, यूरिडोस्पोर्स। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
तो आइए अब हम देखते हैं यूरिडो स्पोर्स के बारे में कैसा है। आइए देखिए जो आपका यूरिडो स्पोर्स, तो देखिए गेहूं की जो पत्ती और तने पर जब क्या होता है कि रस्ट यानी कि पक्सीनिया ग्रैमिनस का संक्रमण होता है, तो पत्तियों और तने पर यूरिडोसोराई विकसित हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, विकसित होकर कि इसके अंदर द्विकेंद्र की यूरिडोस्पोर्स बनाते हैं, यानी बाइन्यूक्लिएटेड, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हों वो स्पोर्स को बनाते हैं। और ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये भी स्पोर्स अपनी अनुकूल दशाओं का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही उनको अनुकूल दशाएं मिल जाती हैं तो वो अंकुरित होकर एक नए थैलस को जन्म देते हैं। तो ये हमने पढ़ा 9 पार्ट। अब देखिए 10th है आपका टेल्यूटोस्पोर्स फॉर्मेशन, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, टेल्यूटोस्पोर्स फॉर्मेशन। आइए अब हम इसको ज़रा देखते हैं क्या है। देखिए जो आपका टेल्यूटोस्पोर्स का फॉर्मेशन है, तो उसमें क्या होता है टेल्यूटोस्पोर में कि यह 2 केंद्रक या और 2 कोशिकाओं वाले काले रंग के बीजाणु होते हैं, यानी 2 केंद्रक होंगे और 2 ही सेल होंगे। और कैसे होंगे, हमारे ब्लैक कलर के होंगे यानी काले रंग के होंगे, जो गेहूं की पत्तियों और तने पर उत्पन्न होते हैं। अब ये क्या करेंगे, अंकुरण के बाद नए कवक सूत्रों को जन्म देंगे, जैसे हमारा क्या होता है पक्सीनिया ग्रैमिनस। तो देखिए ये आज हमने देखा रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, जिसमें हमने बात की कि कितने प्रकार की प्रजनन विधियां होती हैं, 3। वो कौन कौन सी हैं, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है और सेक्सुअल है, ये 3 हैं। और इनके भी कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग विधियां होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको वेजिटेटिव बताया और वेजिटेटिव के बाद मैंने आपको एसेक्सुअल बताया, और इनमें मैंने आपको ये भी बताया कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आज हम सिर्फ यहीं तक रखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक। कल हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।